नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ न्यू किंगडम, नवीन राज्यों का उदय। हम लोगों ने पिछले सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट किया यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके उस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देख लिया कि कौन सी कंपनियां कब आई, किस किस ईयर में आई और क्या-क्या उन्होंने लाया, क्या किया, क्या-क्या, तो वो सब सारे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं, तो आपसे विनती है वो वीडियो आप ज़रूर से देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवीन राज्यों का उदय। न मतलब राइज ऑफ न्यू किंगडम, कैसे भारत में जैसे मुगल का जब पतन होने लगा, मुगल के बाद कुछ भी कारण के बाद, जैसे प्रशासनिक कारण हो, उसमें राजनीतिक बदलाव हो, मुगल प्रांतों के बीच में तनाव, लड़ाइयाँ, ऐसे कुछ होने के बाद वहाँ के राज्यों में उथल-पुथल हुई। तो उसके कारण क्या-क्या अंग्रेज वहाँ कैसे आए और क्या-क्या उन्होंने कौन-कौन सी युद्ध हुई और अंग्रेज ने अपना कैसा वर्चस्व को स्थापित किया, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है? जैसे कि हम इधर एक अवध थे, पंजाब थे, हैदराबाद, उनका उदय कैसे हुआ, वहाँ कौन राजा वहाँ थे, क्या-क्या हुआ, वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, बिना टाइम को खराब किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अवध। ठीक है? अवध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अवध अवध के संस्थापक पहले आप लोग देख सकते हैं शहादत खां थे, अथवा बुरहान उल मुल्क थे। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया। मुगल से अलग होकर अवध की स्थापना इन्होंने किया, शहादत खां तथा बुरहान उल मुल्क खान। ठीक है? इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। लखनऊ को इन्होंने अपना राजधानी बनाया। अवध के राजाओं को पहले नवाब कहा जाता था। ये पॉइंट देख लीजिएगा। शहादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया। किंतु ऐसा हुआ क्या था, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे उस समय अवध का जो था शहादत खां के समय, 1739 का समय था शहादत खान के समय में, वहाँ पे ईरान का नेपोलियन जो कहने वाला था नादिर शाह। ठीक है? ऐसे ये मतलब इधर से ईरान से, ये समझ लीजिए, ईरान से इधर आया अवध की ओर नादिर शाह। नादिर शाह, जो जिसे कि नेपोलियन कहा जाता है, ने एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है? नादिर शाह आया और उन्होंने अवध पर आक्रमण किया। लेकिन अवध के यहाँ पे सादत खां थे, तो सादत खां अब पहले अवध पूरा नहीं था, कुछ पैसा इसके पास, धन दौलत नहीं था। तो सादत खां ने नादिर शाह को बोला कि तुम दिल्ली चले जाओ, यहाँ दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, वहाँ ले लेना। तो फिर वो नादिर शाह दिल्ली लूटने चले गए। फिर वहाँ नादिर शाह ने बहुत धन उन लूटा। उसके बाद वो वापस आने लगे अवध, कि हम शहादत खां को कुछ और अपने पैसे, कुछ और भी शहादत खां की मदद कर देते हैं, दे देते हैं उसको। लेकिन जब शहादत खां ने देखा कि वो फिर से वापस आ रहा है, तो इसी डर में वो आत्महत्या कर लिया, शहादत खां। तो देखिए, किंतु अवध धन दौलत में कंगाल था, अतः शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया। जब नादिर खां दिल्ली को लूटने के बाद शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, तो उन्होंने डर से शहादत खां ने आत्महत्या कर लिया। ठीक है? शहादत खां आत्महत्या कर लिया, अवध अवध की जो। ठीक है? तो इसकी मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे शहादत खां के। कौन कौन से पुत्र थे? एक थे सफदरजंग तथा सजोदौला। ठीक है? उसके बीच में युद्ध हुआ राजगद्दी का।
तो उसमें सिराजुद्दौला ने विजय प्राप्त किया। और 1764 के बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना में भाग लेकर पराजित हो गए। ठीक है। 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेजिला द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेजेली द्वारा जो प्रारंभ संधि था उसको स्वीकार कर लिया अवध ने। ठीक है। अवध का जो अंतिम नवाब बना वाजिद अली शाह थे। ठीक है। जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध का कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण था वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विरोध में विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया। ठीक है। तो वहां के जो अवध के अंतिम नवाब फिर बने कौन? वाजिद अली शाह। ठीक है। वाजिद अली शाह को ये अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा दिया अवध पे, और उसको जो है वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, ये बेगम हजरत महल जो इसके बारे में पहले कहा भी जाता था कि ये जब सोना सुखाती थी, सोना को सुखाती थी। सोचिए कितना सोना था इन लोगों के पास। ठीक है। सोना सुखाने जाती थी छत पे, अपना धूप में सोना सुखाती थी। उसकी नौकरानी कुछ कुछ गायब कर लेती थी और बताती थी क्या सोना इतना उड़ गया, ऐसा। तो ऐसे ही थी। तो 1857 में, लेकिन एक था कि 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का ये नेतृत्व बेगम हजरत महल ने बहुत, मतलब बेगम हजरत के बाद पैसे थे तो इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ, बहुत सा इन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था अवध से। ठीक है। पैसे धन दौलत थे तो सहायता किया था। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल, जब ये विद्रोह भी समाप्त हुआ था 1857 का, तो हजरत महल नेपाल चली गई, जहाँ उनकी मृत्यु हो गया। ठीक है। वो नेपाल चली गई, फिर वहाँ मृत्यु हो गया। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये थी अवध की बात। ठीक है। अवध में कैसे क्या हुआ, और फिर उनका वहां से अंग्रेज ने तो हड़प ही लिया। अंग्रेज ने अपने अधीन में कर लिया कुशासन का आरोप लगा के। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो अवध में ऐसा हो गया। अब हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में हम लोग को देखना है। तो हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क अथवा इसको कहते थे चिंगिज़ खान के नाम से भी जाना जाता था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय हुआ था। ठीक है। स्थापना जब हुआ था 1724 ईस्वी में, चिंगिज़ सिंह इसको कहा जाता था। यहाँ के राजा का नाम यही कहा जाता था, चिंगिज़। ठीक है। निजाम उल मुल्क ने 1700 निजाम उल मुल्क ने ही स्थापना किया था हैदराबाद का। तो 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई। कितना में? 1725 ईस्वी में बनाई। ठीक है। एक हिंदू दीनानाथ को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। 1728 ईस्वी मराठा पेशवा बाजीराव पहला बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेरा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। ठीक है। ये आप समझिए इसको अच्छे से कि 1728 ईस्वी में मराठा के पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। हैदराबाद पर किया तो उन्होंने पराजित कर दिया यहाँ के निजाम को। ठीक है। अगला क्या हुआ, पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगंगा की संधि हुई। ठीक है। जब आक्रमण किया तो उसके बाद हरा दिया, तो उन दोनों के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस ये संधि में क्या था, तो इस संधि के तहत क्या था, निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार की। निजाम ने क्या किया, मराठों की अधीनता, वो मराठों की अधीनता में रहने के लिए स्वीकार किया और चौथ तथा सुदेशमुखी नामक कर दिया। ठीक है। कर देने लगा, मतलब निजाम को ये कर देना था मराठाओं को। ठीक है। और तब फिर क्या आया, 1798 की बात है। लॉर्ड वेजेली ने सहायक संधि प्रारंभ किया, जो उसे मानने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना। ठीक है। हैदराबाद ने ही लॉर्ड वेजली का सहायक संधि को माना। 1798 के ईस्वी में वो पहला राज्य बना। फिर उसके बाद झलकी की संधि हुई। झलकी की संधि सन 1752 ईस्वी में हुई। हैदराबाद किसके किसके बीच में हुई, तो हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव के मध्य हुई। ठीक है। बाजीराव के मध्य। इस संधि के इसका परिणाम क्या हुआ, इस संधि का, बरार का आधा क्षेत्र निजाम ने पेशवा को दे दिया।
ठीक है। पेशवा को इस संधि का यही परिणाम स्वरूप क्या था कि आधा बरार का जो आधा क्षेत्र है वो निजाम ने पेशवा को दे दिया। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना, जो अभी तेलंगाना कहते हैं हम लोग, तेलंगाना वाला क्षेत्र जो अभी है, ठीक है, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई थी। ठीक है। पहले क्या था, मतलब कि ये लोग जो है ना, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे 1947 के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ था कि हैदराबाद जो अभी जो तेलंगाना का पार्ट जो है, वो लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में मिलने के लिए इच्छा जताने लगे। लेकिन सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ पटेल सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार पटेल ने ऑपरेशन कौन सा, एक पोलो नामक ऑपरेशन चलाकर पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया था उस समय। ठीक है। अब हम लोगों ने अवध देख लिया, हैदराबाद देख लिया, अब कर्नाटक की ओर आते हैं कि कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ। ठीक है। तो कर्नाटक की स्थापना जो हुई वो सदाउद्दौला ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। ठीक है। कर्नाटक को तो स्थाप की स्थापना ये याद रखना है कि सदुल्ला ने किया था, सादुल्ला। ठीक है। और इसको फ्रांस और ब्रिटेन ने, अंग्रेज ने हड़पने के लिए उन्हीं दोनों के बीच में हुआ, 3 युद्ध हो गया। जो हम लोग जानते हैं कि आंगल युद्ध, आंगल कर्नाटक युद्ध जो हुआ, वो किसके किसके बीच में हुआ, तो ये जो हुआ है कर्नाटक को ही हड़पने के लिए, अधिकार जमाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। यहाँ इंडिया से कोई लेना देना नहीं, इंडियन पीपुल से कोई लेना देना नहीं, इन लोगों के बीच में नहीं हुआ। वो दोनों यूरोपीय कंट्री के बीच में हुआ, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज है। ठीक है। तो देखिए कब हुआ, प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के बीच में। ठीक है। इस युद्ध का कारण क्या था, जब वहां पे यहाँ क्या था, ऑस्ट्रिया था वहाँ। ठीक है। ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, जिस कारण उनकी कंपनी भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध साल एल सापला की संधि से समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम ये देखिए, भारत का प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था, ये इंडिया में नहीं हुआ था। हुआ ये जब शुरू कहाँ से हुआ, तो ये जो है इंग्लैंड के को जो हड़पना चाह रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ऑस्ट्रिया को हड़पना चाह रहा था, ऑस्ट्रिया को। तो उसी को लेकर वहाँ पे युद्ध हुआ। तो वहाँ जो युद्ध हुआ उसको लेके यहाँ भारत में भी जो कंपनियां थी, यहाँ भी युद्ध अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। युद्ध स्टार्ट कर दिया तो यहाँ भी छिड़ गया। इसके छिड़ने के बाद इसके फिर दोनों के बीच में संधि हुआ, ए ला सापल की संधि हुआ। ठीक है। उस संधि के तहत ही भारत में प्रथम अंगाल युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है। समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय, मतलब दूसरा अंगल युद्ध हुआ। ये कब हुआ, तो 1739 से 54 के बीच में हुआ। ठीक है। क्या क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। इस युद्ध का कारण जो है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ही है। ठीक है। ये याद रखना है, एकदम डुप्ले है इसको। इसने भारत भारत में, मतलब जानबूझकर, मतलब भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पौंडुचेरी की संधि के बाद समाप्त हुआ था। ठीक है। देखिए इस बीच में हुआ ना कि फ्रांस का जो है, मतलब गवर्नर डुप्ले, ये अंग्रेज में, भारत में ही जो अंग्रेज थे उस पे आक्रमण कर दिया, तो अंग्रेज लोग इसमें हार गए, मतलब ऐसे ही हो गया। तो डुप्ले का मनोबल और बढ़ गया कि अब तो ये लोग को हरा ही देंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर तृतीय अंगल युद्ध हो गया। ठीक है। 1756 से 63 के बीच में। ये युद्ध का कारण क्या, यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्यतः रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में वाडिवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। और हम लोग देखे थे वाडिवास का युद्ध, हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। वाडिवास का युद्ध जो फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों को जो हराया था अंग्रेजों ने। तो यही आया 1760 के बीच में, इसी को हरा दिया यहाँ। ये 7 वर्षीय युद्ध चला था इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में। ठीक है। 1760 में इन्होंने ये हरा दिया था और फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गया, और यहीं से फ्रांस का जो जो किंगडम था, फ्रांसीसी यहाँ पे जो अधिकार कर रहे थे, वो खत्म ही हो गया। यह युद्ध 1763 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हो गया। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। शेष क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ 2 क्षेत्र छोड़कर सारे क्षेत्र पे अंग्रेज का कब्जा हो गया। ठीक है।
अगला हम लोगों ने देख लिया, अवध देखा, हैदराबाद, कर्नाटक में क्या क्या हुआ, कर्नाटक का कितना युद्ध हुआ। अब देखिए, अब हम लोग मैसूर में देखते हैं, मैसूर में क्या क्या गतिविधियां हुई। तो मैसूर का राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य का अंग कौन था? मैसूर था। परंतु 1565 ईस्वी में टालीकोटा के युद्ध के बाद वे वेंटक द्वितीय 1612 ईस्वी का बात है कि समय मैसूर के वायसराय राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया था। हैदर अली एक योग शासक था। ठीक है, कौन? एकदम योग शासक था हैदर अली। मैसूर की स्थापना रंगपट्टनम रंगपट्टनम था राजधानी, सॉरी राजधानी कहाँ था? रंगपट्टनम, मैसूर की। इसने अपनी सत्ता ताज का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच युद्ध का कारण बना। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो अंग्रेज फिर क्या हुआ? अंग्रेज तथा मैसूर के बीच क्या क्या युद्ध हुआ, ये देखिए। इसको युद्ध में प्रथम, जैसे ये इन्हीं के बीच का युद्ध क्या क्या है? प्रथम आंगल युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध। अंग्रेज, आंगल मतलब अंग्रेज होता है, आंगल। ठीक है, अंग्रेज तथा मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ। क्या हुआ? तो हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। किसने युद्ध किया? तो ये नाम याद रखना, हैदर अली ने किया। इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा, हैदर अली जीत रहा तथा इसे अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जनरल स्मिथ कर रहा था। ठीक है, यह युद्ध मद्रास की संधि में समाप्त हो गया। मद्रास की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय कर ली। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय अंगल युद्ध को जन्म दे दिया। ठीक है, फिर से द्वितीय अंगल युद्ध हुआ। तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? ये कब हुई? तो 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ। ठीक है, इस युद्ध का कारण अंग्रेज द्वारा हैदर अली का क्षेत्र चाहे पौंडुचेरी पर अधिकार किया। देखिए, पहला अंगल मैसूर युद्ध में जो संधि हुआ, वो हैदर अली को पसंद नहीं हुआ। मतलब उसका मतलब कि क्षेत्र मन चाहे क्षेत्र जो हुए, चाहे क्षेत्र पौंडुचेरी पर अधिकार करना था। ठीक है, अंग्रेजों का। तो इसी युद्ध में हैदर अली मारा गया। ठीक है, उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मैंगलोर की संधि के समाप्त हो गया। हैदर अली की मृत्यु हुई। उनका बेटा जो टीपू सुल्तान था, उन्होंने यह युद्ध को और आगे बढ़ाया और यह जो है उसके बाद जो है मैंगलोर की संधि में समाप्त हो गया। फिर तृतीय एंगल युद्ध, मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के बीच में हुआ। ठीक है, यह युद्ध कहाँ हुआ? यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। टीपू सुल्तान ने यह युद्ध लड़ा था और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। लड़ा किसने? 1790 1792 के बीच में टीपू सुल्तान ने लड़ा। ठीक है, और फिर चतुर्दांगल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1799 में हुआ। ठीक है, ईस्वी में। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंततः क्या हुआ? तो मैं टीपू सुल्तान की हार हुई और फिर अंग्रेज पूरा अधिकार हो गया। इस युद्ध में लॉर्ड वेजली स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नव सेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब फ्रांस का गर्म दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी त्रिरंगपट्टनम से जैकोबिन क्लब बनाया तथा राजधानी को स्वतंत्र वृक्ष लगाया। क्या क्या टीपू सुल्तान ने किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, मतलब अलग किया था राजधानी अपनी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान क्या थे? एक धार्मिक उदार के शासक थे। इनका जो है ना अंगूठी पर राम नाम लिखे हुए थे, राम लिखा हुआ था। इनका जो है तोप था, देखिए आप आगे पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। ठीक है, इसने शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए गए रिंगेरी पीठ को भी मैसूर में स्थित है। यह पुनर्निर्माण इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान की अंगूठी अंगूठी पर राम नाम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार क्या? शेर की तरह था, एकदम आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था 100 दिन के गीदड़ के जीवन से अच्छा है कि एक दिन के शेर का जीवन। इनका यह वचन था कि 100 दिन जो गीदड़ की जीवन हम जिए, वो एक दिन शेर की तरह जिए। तो देखिए, अगले अब
अगले की ओर बढ़ते हैं, अब पंजाब की ओर आते हैं। अवध देख लिए, हैदराबाद भी देख लिए, कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया। अब हम लोग पंजाब की ओर बढ़ते हैं कि पंजाब में क्या क्या गतिविधियां हुई, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये रहा। 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट। चलिए पंजाब की ओर बढ़ते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना सिकर चुनिया मिसाल के राजा रंजीत सिंह ने किया था। इसमें पंजाब से जो है क्वेश्चन आते हैं, रंजीत सिंह से आते हैं, एक दो शासक हैं। तो इसके समय जो है 1798 तक अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमान शाह ने कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जो राजा रंजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिया। राजा रणजीत सिंह ने इस उदारता ने जमान सिंह प्रसन्न हुए और लाहौर को पार में दे दिया। ये क्या हुआ था कि जब स्थापना हुई थी, मतलब कि जब इन्होंने किया था रंजीत सिंह ने, और इसकी स्थापना के समय क्या हुआ था, अफगानिस्तान के जो शासक थे जमान शाह, ये पंजाब पे आक्रमण करने आए थे। तो इसी दौरान क्या हुआ था, कुछ चेनाब नदी में तोप गिर गए। तोप गिर गए तो रंजीत सिंह बड़े उदार आदमी थे, और इन्होंने फिर वो तोप को वापस जमान शाह को दे दिया, भिजवा दिया। तो इसको देख करके जमान शाह जो है बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने क्या किया, लाहौर को दे दिया गिफ्ट में। ठीक है। तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच सीमा बनाया गया। ठीक है। 1809 में एक संधि हो गई अंग्रेजों और पंजाब के बीच में। पंजाब अंग्रेज जो है चार्ल्स मेटॉफ, ठीक है, उसके बीच में, और रणजीत सिंह में संधि हुई कि हम लोग का बॉर्डर लाइन जो है वो सतलज नदी है, इसके पार, इसके मतलब अलग अलग, उससे अंग्रेजों का उधर क्षेत्र, पंजाब का इधर क्षेत्र, मतलब पंजाब अलग। ठीक है, उससे नहीं। लेकिन भैया इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था, और राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। और यह संधि करके राजा रणजीत सिंह का था क्या, वो अपना, वो अंग्रेजों का जो विस्तार कर रहे थे उसको रोकना था। संधि इसलिए करवा हो गया था। राजा रणजीत सिंह ने क्या क्या काम, देखिए, स्वर्ण मंदिर पे सोना की चादर चढ़वाई थी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रंजीत सिंह 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। जो अगला शासक आया फिर खड़क सिंह बना, तथा इन्होंने अपना वजीर पीएम ध्यान सिंह को बनाया। वजीर पीएम पर जो होता है, खड़क सिंह ने पीएम ध्यान सिंह को बनाया। ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उन्होंने अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, ये तो बहुत धोखेबाज निकला, तो ये हत्या कर दिया। तो अगला शासक नैनीहाल बना। इन्होंने भी अपना वजीर उसी को रख लिया, ध्यान सिंह को ही बनाया, और ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या कर दी। बताओ, इसका भी खत्म कर दिया। 1843 में भी हत्या इसकी कर दी। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसका अल्पायु पुत्र, इनका जो है शेर सिंह का पुत्र कौन, अल्पायु दिलीप सिंह अगला शासक बना। ठीक है। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पायु दिलीप सिंह का राजरोहण किया गया। ठीक है। अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह जो है फिर अगला शासक बने। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो विरुद्ध लड़े। ठीक है। अगला है कि क्या क्या युद्ध हुआ फिर पंजाब पे शासन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। प्रथम प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46 की ईस्वी के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुख्यतः महारानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। यह युद्ध भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने लड़ा के समय लड़ा गया, और इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गफ थे। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था। ठीक है। इस युद्ध भोरेवल की संधि के तहत समाप्त हुआ। कौन सा युद्ध संधि के साथ, भोरेवल वाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ। ये कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, 1848 से उनके 49 के बीच में। ठीक है। इस युद्ध का कारण कौन बना, लॉर्ड डलहौजी के राज्य हरप हड़प नीति थी। डलहौजी जो डॉक्टरीन ऑफ लव्स लेके आया था, मतलब राज, मतलब ये था ना क्या,
इन्होंने एक अलग ही नीति लाया था, जिसके तहत रानी लक्ष्मीबाई का भी राज हड़पा गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डलहौजी कोहिनूर हिला पंजाब राज्य को से लेकर ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने फिर पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। और ये जो है डलहौजी ने कोहिनूर हीरा के बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे कि वो कहाँ से आया, किसके पास गया। तो हीरा पंजाब राज्य से लेकर किसको दे दिया, ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। ठीक है, राजा रंजीत सिंह का अल्पायुक्त पुत्र दिलीप सिंह जो थे, राजा रंजीत का जो था, को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए इसको लंदन भेज दिया। ठीक है, उसकी माता को 48,000 रुपये की प्रति महीना देकर उसको शेखपुरा जम्मू कश्मीर में भेज दिया। इस प्रकार पंजाब की पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो यहाँ पे फिर पंजाब जो है वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। अगला फिर आता है हम लोगों ने देख लिया अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब, मैसूर। अब हम लोग आते हैं बंगाल की ओर। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल की जो है राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, मुर्शिदाबाद को बनाया था। इसकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गया। सजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद अलीवर्दी खान अगला नवाब बना, 1756 में इसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सिराजुद्दौला फिर अगला शासक बना। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था। ठीक है, अपना ही परिवार में चल रहा था। साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजवल्लभाचार्य से भी विवाद था। ठीक है, विवाद ही विवाद था इससे। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया, जिन्हें फोर्ट विलियम्स किला कहा जाता था। जिसे इस फोर्ट विलियम्स किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रेक था। देखिए अंग्रेज कहाँ पे हमला करते थे पता है, अंग्रेज देखते थे कहाँ कमजोर शासक पड़ रहा है, ये वो दो बारूद लेके नहीं दौड़ते थे, ये देखते थे कहाँ पे कमजोर है और राजा का कमजोरी पकड़ के ही उस पे वार करते थे। तो यहाँ देखा कि सब जगह से इसका लड़ाई ही चल रहा था सिराजुद्दौला का, इधर भी इधर राजवल्लभाचारी से, इधर घर में, इधर उधर परिवार में। तो इन्होंने अब धीरे धीरे अपना सबसे पहले फोर्ट विलियम्स बनाया, किला बनवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया, पता चला कि किला बन रहा है, तो हमला कर दिया। तो वहीं से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंदनगर नामक स्थान में एक छोटे से कैद में बंद कर दिया। ठीक है, जिसे ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। 143 लोग की मृत्यु हो गई पकड़, ठीक है, और मात्र 23 लोग जिंदा रहे। इस घटना को काल कोठरी, ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल जो होता है, इन्होंने सिराजुद्दौला ने सारे को पकड़ के, अंग्रेजों को 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंदनगर में छोटे से कैद में उसको एकदम भूखे प्यासे रह दिया। ठीक है, 23 लोग मात्र बचे थे। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हॉर्नलेल ने दिया, क्योंकि वह भी 146 लोगों में से कैद कैद किए गए थे। ठीक है, ये देखिए इन्होंने ही जानकारी दी। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर क्लाइव बंगाल आया। ठीक है, इसको सिराजुद्दौला को हराने के लिए क्लाइव बंगाल आया। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री दुर्लभ को मिला लिया। ठीक है, मीर जाफर को अपने में मिला लिया। सिराजुद्दौला का जो वित्त मंत्री था, सॉरी सेनापति था, उसको अपने में और मिला लिया। कौन, क्लाइव ने। ठीक है, तो 23 जून की बात है। 23 जून 1757 को पंजाब, 1757 आपको याद है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध को पहले से ही लौट गया। ठीक है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर मिल गया था अंग्रेज के साथ, तो फिर अंग्रेज का ही साथ देने लगा। सिराजुद्दौला वापस चले गए, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई, और रास्ते में ही उसको हत्या कर दिया गया सिराजुद्दौला का। और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ दे रहा था, और अंग्रेज ऐसे ही जीत गया। कितना धोखेबाज था मीर जाफर, बताइए, बताइए आप लोग। तो पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को, और फिर सत्ता के लिए सब किया ये, मीर जाफर पूरा सत्ता के लिए किया, अंग्रेजों से मिला,
तो मीर जाफर को मिल गया, बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को धन मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया, लेकिन अंग्रेज अपना नीति से कहाँ, अंग्रेज जो है कहाँ वो अपना बाज आए। जो उसका आदत है वही करेगा। मीर जाफर ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। अंग्रेज धन लेने लगा, लेकिन धन जब समाप्त हो गया तो मीर जाफर धन कैसे देता, अब समाप्त हो गया पूरा राज्य में। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब फिर से बना दिया। इसी कारण प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज कर दिया मीर जाफर। अब देखिए क्या हो रहा है, राजा तो राज कर रहा है, मीर जाफर को बनाया, लेकिन पीछे से कौन कर रहा है, तो अंग्रेज ही है, ठीक है। सब कुछ फेरबदल अंग्रेज। फिर इन्होंने दस्तक प्रणाली लाया। दस्तक प्रणाली एक प्रकार का शाही फरमान राजा था, ठीक है। जिस राजा के पास दस्तक प्रणाली होता था, उसे बंगाल के क्षेत्र में कर से छूट कर दिया जाता था। अंग्रेज क्या लाए, मतलब दस्तक प्रणाली इन्होंने चालू किया। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का पूरा दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही खत्म किया। तो जैसे ही मीर कासिम कासिम को बनाया, तो इन्होंने ही सबसे पहले दस्तक प्रणाली को ही खत्म किया। इसी कारण मीर कासिम का विरोध करना लोग, अंग्रेज लोग प्रारंभ कर दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार से मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद से बिहार कौन लाया, मुंगेर में अपना राजधानी, तो मीर कासिम लाया। और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना भी खोला। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, पूरा याद रखिएगा आप लोग। मीर कासिम ने ही वहां से फिर लाया था राजधानी। अंग्रेजों ने मीर कासिम की जो, जब ये सब देखा, तो मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को पुनः से बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से बक्सर का युद्ध का प्रारंभ होता है। कैसे, कि मीर कासिम ने अब अवध के नवाब सिराज उद दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह, मतलब कि अब देखिए मीर कासिम को हटा दिया, फिर मिर्जा, तो फिर ये अपना ही तीनों में इधर अपना मिल गए। किससे किससे मिले, तो जो नवाब सजादुल्ला था, अवध के नवाब सजादुल्ला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और ये सब तीनों तीन तीन गुट सेना हो गए, तीनों मिल गए, और इन्होंने ही आक्रमण कर दिया अंग्रेजों पे, जो कि बक्सर का युद्ध कराता है 1764 ईस्वी में। इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, शाह आलम द्वितीय कर रहा था, जिनका सामना बिहार के बक्सर के में अंग्रेजों के साथ हुआ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ठीक है। 1764 बक्सर का युद्ध, इसे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। हेक्टर मुनरो था उधर से, और ये लोग इधर से हम शाह आलम द्वितीय कर रहे थे, ठीक है। इस युद्ध में त्रिकुट सेना पराजित हो गया, लेकिन ये जो त्रिकुट सेना सजादुल्ला और मोहम्मद शाह द्वितीय बादशाह, मुगल बादशाह था जो मोहम्मद द्वितीय, और मीर कासिम, पराजित हो गए तीनों, और अंग्रेज विजय हो गए यहाँ पे। और 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दी, जिसका दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त कर दिया गया था। ये युद्ध को हारने के बाद अंग्रेज यहीं से होता है कि सारा पूरा अंग्रेज भारत के अधीन कहाँ पे होता है, मतलब पूरा अंग्रेजों ने भारत पे पूरा कब्जा यही बक्सर के युद्ध में ही कर लिया, ठीक है। 1764 में अब आ गया सारा राजपाट, मतलब अंग्रेज के अधीन आ गए। इलाहाबाद की संधि हुई, और वहां के शाह आलम द्वितीय को हरा दिया सबको। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। इस इस समय कंपनी का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। किसे द्वैत जनक का शासक कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुबारक, यहीं से पूरा अधिकार अब अंग्रेजों का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अंगल नेपाल युद्ध, ये कुछ कुछ छोटी छोटी युद्ध हैं, इसको आप देख लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय कर्नल डेविड ऑक्टरलिनो ने गोरखाओं को 1816 ईस्वी में पराजित किया, जिसके कारण 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सोनाली की संधि हुई। इस युद्ध में नेपाल अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों ने बर्मा पर नियंत्रण करते हुए 3 युद्ध लड़े। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देख लेना। ये प्रथम आंग्ल युद्ध क्या हुआ, कब हुआ, 1824 से 26 के बीच में
1824 में अंग्रेज सेनापति सर आर्चिल वाइट कैंपस ने रंगून पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध का अंत 1826 में यार्डू की संधि के तहत हुआ। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमस्टर थे। यह यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। ठीक है। तो अगला क्या है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासन के काल में लड़ी गई। यह युद्ध के तहत 1852 में लोअर बर्मा और पिंगू की अंग्रेज राज की मिला लिया गया। ठीक है। और फिर उसके बाद तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच में हुआ। यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बनी गई। इस युद्ध के तहत बर्मा बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है। इसको मतलब बर्मा को पूरा अपने अंग्रेजों के युद्ध में मिला लिया गया। ठीक है। भारत शासन अधिनियम कुछ ये महत्वपूर्ण है। 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत में पृथक करने का प्रावधान था, जिसके तहत 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। और फिर आंग शन की सहयोगी यन के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को बर्मा के ब्रिटिश राज के आज़ादी मिली। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने जो देखा था कि कोहिनूर हिला, जो कि ये क्या बोलते थे, डलहौजी ने ब्रिटेन की महारानी को भेज दिया था। तो उसके बारे में देख लीजिए कहाँ से ये कोहिनूर हिला आया था, क्या था देखते। तो देखिए यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा गोलकुंडा के खान से निकला था। कोहिनूर हिला गोलकुंडा के खान से, तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था पहले। ठीक है। जिससे जिससे मलिक कफूर ने छीन लिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था एकदम। मलिक कफूर जब आप एंशियंट हिस्ट्री आप देखे होंगे, जब आए थे दिल्ली सल्तनत में, तो मलिका कपूर उससे पहले भी आए थे, तो उन्होंने ही छीना था। ठीक है। वारंगल के शासक प्रतापरुद्र से। ठीक है। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश के पास गया। इसके बाद लोधी वंश के पास चला गया। लोधी वंश से यह मालवा के शासक के पास चला गया, जिससे मुगल ने छीन लिया। ठीक है। कहाँ कहाँ गया आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। मलिका कफूर, उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश फिर सैयद, सैयद से लोधी, लोधी से फिर मुगल के पास आया। मालवा से मुगल के पास है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से फिर नादिर शाह लिया। नादिर शाह जो अवध में जो आए थे वहां से छीन लिया। ठीक है। और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया, वहां से छीन लिया। और पश्तून दुरानियों से फिर पंजाब के सिख सिख शासकों ने कोहिनूर लिया। ठीक है। तो पश्तून दुरानी से फिर पंजाब आया। अतः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों शासकों से कोहिनूर हीरा लिया। ठीक है। पंजाब जो वहां से फिर उन्होंने अंग्रेज ने ले लिया, लॉर्ड डलहौजी ने लिया। और ये फिर कहाँ? महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। जो अभी अभी आप देखते हैं विक्टोरिया के राजमुकुट में अभी भी जो है कोहिनूर हीरा है। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राजमुकुट में है। ठीक है। आज भी है ये कोहिनूर हीरा। ठीक है। तो ये दोस्तों ये थे आज के नवीन राज्यों का उदय का ये टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे को, मतलब और भी मेरे भाई बहनों को हेल्प मिले इससे। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके। और हमारे आप टेलीग्राम मतलब सॉरी हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिए, अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हर क्लासेस यहाँ हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और विनती है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ऐसे ही आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए घर में। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं आपके साथ। तो अब हम लोग और भी इसका अगले टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।